बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हमारे साथ हैं महेंद्र धारीवाल जी, धारीवाल ग्रुप से। पहले धारीवाल ग्रुप की इस रिपोर्ट के देखते हैं, उसके बाद महेंद्र धारीवाल जी से चर्चा करेंगे। व्यवसायिक जगत में प्रदेश के सपूत महेंद्र धारीवाल समाज सेवा और व्यवसाय के अद्भुत संगम हैं। 13 वर्ष की उम्र में पिता के मार्गदर्शन में वस्त्र व्यवसाय शुरू करने वाले महेंद्र धारीवाल ने रेमंड्स, बॉम्बे डाइंग और सेंचुरी जैसे बड़े ब्रांड्स को रायपुर में स्थापित कर कपड़ा बाजार को नई ऊंचाइयां दी। 1988 में व्यावसायिक सहकारी बैंक की स्थापना की, जो आज रायपुर में 6 शाखाओं के साथ हजारों लोगों के सपनों को साकार कर रहा है। कि महेंद्र धारीवाल जी ने 1990 में महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट और साल 2018 में जैनम मानस भवन की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। कोविड महामारी में यह भवन अस्थायी अस्पताल में बदलकर समाज की सेवा का अनुपम उदाहरण बन गया था। आइए मिलते हैं समाज सेवा और प्रेरणा के जीवंत प्रतीक महेंद्र धारीवाल जी से। व्यवसायिक जगत में प्रदेश के सपूत महेंद्र धारीवाल समाज सेवा और व्यवसाय के अद्भुत संगम हैं। 13 वर्ष की उम्र में पिता के मार्गदर्शन में वस्त्र व्यवसाय शुरू करने वाले महेंद्र धारीवाल ने रेमंड्स, बॉम्बे डाइंग और सेंचुरी जैसे बड़े ब्रांड्स को रायपुर में स्थापित कर कपड़ा बाजार को नई ऊंचाइयां दी। 1988 में व्यावसायिक सहकारी बैंक की स्थापना की, जो आज रायपुर में 6 शाखाओं के साथ हजारों लोगों के सपनों को साकार कर रहा है। कि महेंद्र धारीवाल जी ने 1990 में महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट और साल 2018 में जैनम मानस भवन की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। कोविड महामारी में यह भवन अस्थायी अस्पताल में बदलकर समाज की सेवा का अनुपम उदाहरण बन गया था। आइए मिलते हैं समाज सेवा और प्रेरणा के जीवंत प्रतीक महेंद्र धारीवाल जी से। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यवसायी समाज सेवी महेंद्र धारीवाल जी। धारीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं। बहुत कम उम्र में आप व्यवसाय से जुड़ गए, उसके बारे में आप हमको बताएं। हमारा पैतृक व्यापार हलवाई लेन में स्थित है। जो वक्त पिताजी काम करते थे और उनको देख देख कर हम स्कूल जरूर जाते थे, लेकिन हमारा मन व्यवसाय की तरफ झुकता जाता था और हमने अपने जीवन का स्कूल के समय के बाद अपने व्यापार में लगाया और धीरे धीरे सीखते सीखते 13 साल की उम्र से सीखते और अनुभव आता गया और आज हम उस व्यापार में अपने आप को बहुत ऊंचाई पे देखते हैं और उससे सीख सीख कर हमने काफ़ी व्यापार का डेवलपमेंट किया। छत्तीसगढ़ में कपड़े का व्यवसाय 100 साल से पहले का है और यहाँ पर फैंसी माल, जो उस ज़माने में खटाऊ, रेमंड, लाल भाई ग्रुप, इन अन्य मिलों का जो माल आता था उसका व्यवसाय हम लोग यहाँ करते थे। उससे हमें गर्व होता था कि हम बहुत अच्छा फैंसी माल बेचते हैं। हमारे दुकान का एक टीम वर्क था। हमारे सभी साथी, हमारे कर्मचारी, हम लोग मिलकर इस व्यवसाय को करते थे और उस वक्त हमारे कर्मचारियों ने भी जी जान लगाकर व्यापार को, हमारे नाम को रोशन करने में सहयोग दिया। उसी का परिणाम आज है कि हम इस स्थान में बैठे हैं। जब कपड़े की बात आती है और छत्तीसगढ़ में कपड़े के अच्छे व्यापारी की बात करें और नए डिज़ाइन की बात करें, तो आपका नाम बहुत पहले आता है। तो जिस कंपनी का नाम लिया आपने, रेमंड और तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम आपने लिया, तो उसको किस तरीके से आपने जोड़ा अपने व्यापार में? हम सीधा डायरेक्ट कंपनियों में जाकर माल लाते थे, वहाँ का प्रोग्राम देते थे। 3-3 महीने के कंपनियों के प्रोग्राम रहते थे और उसमें उलन माल भी आता था। उलन माल का सीजन दिवाली के आसपास चालू होता था। गर्मी के समय गर्मी का माल आता था। तो जो मिलें गर्मी और ठंडी का माल बनाती थी, उनसे हम लोग डायरेक्ट माल लेते थे और उस सीजन का लाभ लेते थे। हमारे अपने रिटेलर हमसे उसको माल लेकर जाते थे। हलवाई लाइन से शुरुआत करने के बाद व्यापार को आपने किस किस दिशा में आगे बढ़ाते गए आप धीरे धीरे? छत्तीसगढ़ में जब हलवाई लेन में ही सारा व्यापार केंद्रित था, वहाँ से हटने के बाद में 1-2 बार पंडरी छत्ता कारखाना में व्यवसाय आया, क्योंकि ऑक्ट्राय का यहाँ पर एक इशू रहता था। तो ऑक्ट्राय के इशू का हम लोग शहर से बाहर रहते थे, वहाँ पर हम लोगों ने अपना व्यवसाय किया। उसके बाद हम लोग कुम्हारी चले गए। कुम्हारी में भी 10-12 साल व्यापार किया। उसके बाद आरडीए से
जमीन अलॉट कराकर जो आज आपको मार्केट दिख रहा है, 1000 दुकानों का जो कपड़ा मार्केट पंडरी है, न्यू क्लॉथ मार्केट, उसके बाद में टेक्सटाइल मार्केट, उसके बाद में इंदिरा गांधी मार्केट, उसके बाद में महालक्ष्मी मार्केट, ये 4 मार्केट बने। 2 मार्केट में एक मार्केट हमारे पिताजी ने न्यू क्लॉथ बनाया, महालक्ष्मी मार्केट मैंने बनवाया। इस तरह सारा काम व्यापारियों के सहयोग से मिलकर छत्तीसगढ़ की एक पहचान बन गई और आज इस मार्केट को करीब करीब 40 से 42 साल हो रहे हैं इस पंडरी को, जिससे पूरे क्षेत्र में हम लोगों का व्यापार उड़ीसा, महाराष्ट्र भी होता है और पंडरी की एक बहुत बड़ी गुडविल साख बन गई। आज व्यापार जगत में पंडरी का पूरे हिंदुस्तान में कपड़े व्यवसाय के नाम से एक नाम है। रायपुर में जब भी कपड़ा व्यवसाय की बात आती है तो अब जो बात आपने कही कि पंडरी की बात आती है, लोग बोलते हैं कि पंडरी का बाजार बड़े बड़े जो शहर हैं उससे भी बड़ा है और उतना कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन, ये सब कुछ कैसे हुआ होगा? उसका कारण है कि कलकत्ता से बम्बई के बीच में इतना बड़ा कोई भी फैंसी मार्केट पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। नागपुर था, लेकिन नागपुर में एम्प्रेस मिल थी, वहाँ मोटा माल बिकता था, मॉडल मिल थी, मोटा माल बिकता था। फैंसी माल हमेशा रायपुर में बिकता था। उसका मुख्य कारण था उड़ीसा। उड़ीसा का यहाँ से 70 किलोमीटर पे बॉर्डर लग जाती है और पूरे उड़ीसा को छत्तीसगढ़ माल देता था। हम लोगों का व्यापार का मुख्य रूप उड़ीसा में था, छत्तीसगढ़ में उस वक्त कमजोर था। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई। आज छत्तीसगढ़ का व्यवसाय बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। जब से यहाँ पर राजधानी बनी है, व्यवसाय की बहुत बड़ी तरक्की हुई है। उड़ीसा में मंडियाँ खुल जाने से अब उड़ीसा के लोगों का आवागमन पंडरी रायपुर आना कम हो गया है, लेकिन व्यवसाय हम लोगों का प्रगति पर है छत्तीसगढ़ की खुशहाली के कारण। जिस मार्केट की आप बात कर रहे हैं, महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट या टेक्सटाइल मार्केट, उस समय ये सोच बहुत कठिन था कि लोग ये मानते थे कि वे शहर के अंदर ही जो है कपड़ा व्यापार रहे, आदमी यहाँ से कपड़ा ले ले, वहाँ से ज्वेलरी ले ले, यहाँ से ये ले ले। लेकिन उस समय ये सोच जब आपने डेवलप की या इस सोच को व्यापारियों को बताया तो उस समय कैसा प्रतिसाद मिला आपको? जब कपड़ा मार्केट यहाँ आने लगा कुम्हारी से, तो हमारे में 2 ग्रुप हो गए। कुछ लोग कुम्हारी में रहना चाहते थे, कुछ लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे। लोगों को लग रहा था रायपुर में ये व्यवसाय जगत नहीं चलेगा। क्यों कि रायपुर रेलवे पटरी थी, वहाँ पर रेलवे पटरी के बाद में रायपुर नहीं था, भय का वातावरण था। लेकिन पिताजी की सोच थी कि नहीं, मार्केट एक अच्छा बनना चाहिए। अब मार्केट के साथ में गोलाराम अटलानी, जो एक अटलानी कॉरपोरेशन के प्रोप्राइटर थे, और भी 3-4 व्यापारी और पिताजी के साथ उन्होंने सहयोग कर इस मार्केट को डेवलप किया। और डेवलप होने के बाद में लोगों ने इसको सराहा। फिर सेकंड फेज में टेक्सटाइल मार्केट बना, थर्ड फेज में इंदिरा गांधी व्यवसाय बना और 4th ग्रेड में जाने के बाद में महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट बना। ये बनने से पूरे, क्योंकि स्टेशन वहाँ से नज़दीक, मोटर स्टैंड वहाँ से नज़दीक और 15 मिनट में कोई भी व्यवसाय करने वाला व्यापारी का घर भी नज़दीक, तो हर चीज़ से वो बहुत सफल रहा और आज बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। और आज खुश हैं लोग। बाहर के जो लोग आते हैं हमको माल बेचने वाले, वे भी कहते हैं कि बहुत व्यवस्थित मार्केट है, बहुत बढ़िया मार्केट है। तो हमको खुशी है कि हम लोग शहर में रहकर सबकी सेवा भी करते हैं और घर परिवार को भी देखने में हमें सहूलियत होती है। बड़े बड़े ब्रांड्स की जब हम बात करते हैं तो उनको लाना उस समय रायपुर में बड़ा कठिन था। तो आपने क्या सोचा और किस तरीके से लगा कि आप जो करना जा रहे हैं उसको बहुत अच्छा लोगों का रिजल्ट मिलेगा या लोग उसे हाथों हाथ लेंगे? दिमाग में क्या आया? कठिन बहुत था उस वक्त। खड़ाऊ का माल बेचना, रेमंड का माल बेचना, लाल भाई ग्रुप का माल बेचना, लाल इमली का माल बेचना, ये सब ब्रांडेड नाम से बहुत महंगे भी थे और बहुत इन नामों की गुडविल थी। हर कस्टमर इस काम को, इस माल को नहीं पकड़ता था, लेकिन हम लोग उनको समझाकर फोर्स करके जब माल देते थे तो उसकी धीरे धीरे चलन बढ़ने लगा और व्यापारी को विश्वास होने लगा कि ये माल बिकेगा। उस बिकने में हमें 10 साल करीब उनको समझाने और सोचने के लिए लगा और धीरे धीरे वो व्यवसाय प्रगति की ओर चला गया। और इन ब्रांडेड मालों की, उस जमाने के जो माल गुडविल के थे, उनकी आज बहुत डिमांड है, लेकिन वो आते नहीं है। लेकिन उस वक्त का माल बहुत उपयोगी और बहुत अच्छा था। आज उसकी यादें आती है और वो आज उसका प्रोडक्शन नहीं है, काफ़ी मिलें बंद हो गई है। बाजार को आपने बदलते हुए देखा। राज्य बना सन 2000 में, 25 में हम आ गए, तो 25 वर्ष रजत जयंती में हम प्रवेश भी कर लिए हैं। बदलते हुए छत्तीसगढ़ को और कपड़ा व्यवसाय को भी आपने बदलते हुए देखा। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए बाजार में, वो क्या क्या है? महत्वपूर्ण परिवर्तन बाजार में फैशन ने बहुत, फैशन इतनी फास्ट हो गई
और कपड़े व्यवसाय में फैशन का ही बोलबाला है। आज फैशन के कारण लोगों को कपड़ा लेने करने का सहूलियत मिलते चला गया, हम लोगों का उत्साह बढ़ते चला गया। यहाँ पर शुरू से ही कपड़े का, फैंसी माल का बहुत बड़ा स्टॉक हर जगह यहाँ मिलता था। तो लोगों में ये विश्वास था कि अगर फैंसी माल लेना है तो पंडी रायपुर जाएंगे, वहाँ 4-5 व्यापारियों के यहाँ से हमको फैंसी माल मिल जाएगा। ये उनकी सोच हमेशा बनी रही और उसी का कारण है प्रगति का। और आज जो दिख रहा है उसी का कारण है कि हम लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई फैंसी माल लाने की। आज आपको यहाँ पर 8 लाख रुपए की साड़ी भी मिल जाएगी और 15,000 रुपये मीटर का शूटिंग शर्टिंग भी मिल जाएगा। कॉटन में 400-500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये के भी कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि वो कपड़े बिकते हैं। आज फैशन के कारण काफ़ी कपड़ों में रेंज नहीं देकर आदमी क्वालिटी देकर ले रहा है। धारीवाल ग्रुप क्या क्या फर्म के माध्यम से काम कर रहा है? हम लोगों ने धारीवाल ग्रुप में अभी हम लोग इसमें साड़ियों का होलसेल का काम करते हैं, साड़ी का रिटेल का काम करते हैं, रेमंड का रिटेल का काम करते हैं। कपड़े व्यवसाय का फैंसी माल लाने का धारीवाल ग्रुप ने हमेशा एक कदम आगे रखकर रिस्क लेकर उस काम को किया। जो लोग आज कर रहे हैं, हमने उस काम को बहुत पहले अपनी हिम्मत के साथ किया और आज उससे हमें बहुत गर्व होता है कि हमने अपने नाम के साथ, व्यापार के साथ, प्रामाणिकता के साथ जो हमने अपना नाम लिया है। आज धारीवाल ग्रुप में हमारी जो विशेषताएं व्यापार के कारण है, वो हम पैसे होने के कारण नहीं है, हम कोई खूबसूरत है इसलिए नहीं है, हमारा व्यवहार सही है। लोग हमें अपने व्यवहार के कारण हमसे बात करते हैं, काम करते हैं। 1988 में व्यावसायिक सहकारी बैंक की स्थापना होती है, उसका विचार कैसा है आपके मन में? 1988 में व्यावसायिक सहकारी बैंक रेखचंद जी लोनिया, जो अमृत संदेश में भी थे जी, और हमारे एक दोस्त थे रतन रोणावत बम्बई, इन लोगों ने यहाँ पर ये बैंक का बनाने का फैसला किया और मैं उनसे संपर्क में था, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन रतन रोणावत यहाँ से बम्बई चले गए, फिर रेखचंद जी ने बोला महेंद्र भाई आपको ये काम करना है। तो हम लोगों ने बड़ी जागरूकता के साथ इस बैंक का निर्माण किया, सबका सहयोग मिला, काफ़ी भाई बहन इसमें जुड़े और ये व्यावसायिक सहकारी बैंक की आज 6 शाखाएं हैं और 34,000 करीब करीब इसके कस्टमर हैं। और गर्व के साथ मैं कहता हूं कि इसमें एक भी एनपीए अकाउंट नहीं है। आज हम साल का 3 करोड़ रुपए कमाते हैं और 10 से 12 करोड़ रुपए की बैंक के 3 बिल्डिंग की संपत्ति का मूल्य है, जो अपने आप में गर्व है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमें 2-3 बार अवार्ड मिल चुके हैं और इस बैंक को चलाने में हमारे डायरेक्टर टीम और हमारे व्यापारी और हमारे कर्मचारी बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मुझे गर्व है और मैं इस काम को संचालन करता हूं, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। हर वर्ग को इसका लाभ मिलता है और हम ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं। इसका प्रमाण यही है कि बैंक आज सुचारू रूप से चल रही। कोई रिमार्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रायपुर का जो संयुक्त संचालक है, इनसे हमें कभी एक लाइन हमारे विरोध में या हमारे कार्य प्रणाली से नहीं है। हम लोग अपने व्यापारी के साथ बहुत अच्छा प्रेमिक व्यवहार रखते हैं, जिससे उनका भी लेन देन और हमारे बैंक की प्रगति हो। इसी मंगल कामना के साथ इस काम को कर रहे हैं। व्यापार में जैसे पिताजी के माध्यम से आप आगे बढ़े, आपने भी अपने बच्चों को संस्कार दिया, तो किस तरीके का सहयोग परिवार का मिलता है व्यापार में आपको? पिताजी के साथ काम करने पे हमारे भाई लोग भी काम करते रहे। मेरे से बड़े और छोटे 3 भाई हैं, उन्होंने भी व्यवसाय में बहुत प्रगति के साथ काम किया। आज उनके भी सब अलग अलग हमारे व्यवसाय हैं, उनकी भी अपनी संपन्नता है, व्यापार है, व्यवहार है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरा अपना पुत्र निर्भय धारीवाल, जो आज मेरे साथ होलसेल के साड़ी के व्यवसाय में मेरे साथ है। मेरा छोटा पुत्र जो है डी डेकोर, पर्दे के कपड़े, सोफे के कपड़े, अन्य सारी चीज़ें, बेडशीटों का काम कर रहे हैं। तो वो सब हम लोगों के सीख कर उन्होंने अपने व्यवसाय को प्रगति पे ले जा रहे हैं और आज हमें गर्व है कि धारीवाल ग्रुप के 2nd पीढ़ी के लोग, 3rd पीढ़ी के लोग बहुत अच्छे रूप से व्यवसाय और व्यापार को कर रहे हैं। हमने उन्हें यही कहा है कि प्रामाणिकता और व्यवहारिकता, ये 2 बात रहेगी तो आप कहीं भी चढ़ जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। पूंजी कितनी है इसको कोई नहीं जानता, व्यवहार कैसा है ये सब लोग जानेंगे। आपका व्यवहार ही आपकी पूंजी है, अगर आप उसे खराब करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें गर्व है कि हमारा पूरा परिवार इस कार्य में हमें सहयोग करता है, सलाह लेता है और हम भी उनके साथ विचारों के साथ बात करते हैं। जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है या कंपटीशन का मार्केट हो गया है, उसमें भी जो है सरवाइव करना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन आपका ग्रुप बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
तो कंपटीशन को किस तरीके से लेते हैं क्लॉथ में? कंपटीशन होते रहना चाहिए, उससे आदमी जागृत रहता है, स्वस्थ विरोध होते रहना चाहिए। रेट में 19-21 आएगा, उसकी विचारधाराओं से हम अपने आप को भी खड़ा करने के लिए चिंतन करते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। उससे डर के भाग के या वो कम में बेच रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। कंपटीशन हेल्दी कॉन्फिडेंस होता है तो हमें करना चाहिए। जैसे ऑनलाइन आजकल लोग कपड़ा खरीदते हैं, ऑनलाइन चूज करते हैं कि मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, उसको कितना कंपटीशन में आप मानते हैं? ऑनलाइन वैसा चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो लोग ले रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दिखता कुछ और है, आता कुछ और है। अब आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो सिर्फ बटन दबाकर काम करने की सोच में आ गया है, इसलिए वो ऑनलाइन सारे चीज़ें, कपड़े, जूते, अन्य सामान, घरेलू सामान मंगाते हैं। लेकिन मेरा ये विश्वास और मानना है कि अपन पर्सनल दुकान में, मॉल में जाकर माल देखते हैं, वो लेने पे अपने को बहुत आनंद आता है। ऑनलाइन में कुछ भी सामान आ जाता है, मैंने भी 1-2 बार देखा और मेरा ये अनुभव रहा कि वो अच्छी बात नहीं है। और ऑनलाइन में वो सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है, इस तरह की दोनों विचारधाराओं के कारण वो लालच में आदमी ले लेता है। मेरा मानना है प्रत्यक्ष रूप से माल को लेना चाहिए, देख के लेना चाहिए। और कपड़े की वैरायटी बिगड़ देखे आपके समझ में नहीं आएगा, वहाँ रंग दिख जाएगा लेकिन कपड़ा मोटा है, पतला है, उसका फॉल क्या है, साड़ी का डिजाइन क्या है, साड़ी पूरी डिजाइन तो उसमें दिखेगी नहीं। तो जो भी ले रहे हैं वो ठीक है, उनका एक शौक है, या एक आज हम प्रगति और विकास की बात करते हैं इसलिए वो ऑनलाइन का एक डिमांड हो गया, लेकिन रूबरू देखकर ही हर चीज़ लेना चाहिए। जी, 36 वर्ष की उस उम्र में जब युवा होता है व्यक्ति, उस उम्र में आपने जो है एमएमआई अस्पताल की सोच को जो है विकसित किया, वो दिमाग में कैसे आया, किस घटना से आया? एमएमआई बनाने का उद्देश्य ये था कि रायपुर में मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। हमारे हलवाईलाल के घर के मकान के बाजू में चंपालाल जी सुराना रहते थे, उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और उनको बम्बई ले जाया गया, और बम्बई ले गए, उनके बाद उनकी डेथ हो गई। जब बैठकें होने लगी, हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता था, तो मैं भी उनके बैठक में बैठा रहता था, तो मैंने कई लोगों से बात किया कि भाई अस्पताल बनना चाहिए। कई लोगों ने पीठ थपथपाया, कई लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम है, कईयों ने कहा आप कर सकते हैं, लेकिन अर्थ रूप से सहयोग देने की उनकी मानसिकता नहीं बनी। फिर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसमें सुरेश गोयल, रेखचंद जी लूनिया और प्रदीप भाई गुप्ता, ऐसा करके 10-12 आदमी का समूह बना, और उन लोगों ने पैसा दिया, हम लोगों ने ज़मीन भी खरीदी, सबका सहयोग रहा। 10 से 11 साल मैंने अपने व्यावसायिक जीवन से हटकर मॉडर्न मेडिकल में अपनी सेवाएं दी। मुझे उससे कुछ लाभ नहीं चाहिए था, एक सोच था कि रायपुर में एक अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। बहुत सहयोग मिला, काफ़ी लोगों ने पैसा दिया, काफ़ी लोगों का सामान आया, उधार भी मिला, हम लोगों को बहुत प्रेम से लोगों ने दिया, और हमने एमएमआई को खड़ा किया, मशीनें लगाई। 5-6 साल हम लोगों ने खुद ने चलाया। बाद में हमने कहा इसकी और विकास के लिए नए डॉक्टर, नई मशीनें चाहिए, तो एनएच हृदयालय बेंगलोर वालों को किराए से दिया, और आज वो सुचारू रूप से चला रहे हैं। एमएमआई का नाम है। बहुत अच्छी बात आपने धालीवाल जी कही। जैनम मानस भवन जो है उसकी जो स्थापना हुई, तो उसका उद्देश्य क्या था और कैसे आपके मन में आया? जैनम मानस भवन का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं एक शादी समारोह से निकल रहा था, आदरणीय राजेश मनोज जी उस शादी को अटेंड करने के लिए अंदर जा रहे थे। जयराम जी हुई, उन्होंने कहा महेंद्र भाई आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आओ बैठो, 2 कुर्सी उन्होंने एक खींचा, मैंने एक खींचा, बैठे। बोले अपने को एक जैन भवन बनाना है शादी ब्याह के हिसाब से। मैंने कहा बनाना है, कब कहाँ क्या करना है मीटिंग? तो बोले तुम्हारे घर में मीटिंग बुलाओ, आज गुरुवार है, रविवार को मीटिंग बुलाओ, सब लोग आएंगे, समाज को इतला करो, अपन बैठ के बात करेंगे। इसी घर में हमने यहाँ खामाडी जो मेरा निवास स्थान है, वहाँ पर हमने सब काफ़ी लोगों को, जैन समाज के लोगों को बुलाया, 100 लोगों को आमंत्रित किया, 70 लोग करीब आए। वहीं 11-11 लाख रुपए 50 आदमियों का इकट्ठा करने का लोगों का मन बन गया, लोगों ने दिया। हम लोगों ने ज़मीन देखा, 3-4 ज़मीन देखने के बाद एयरपोर्ट के सामने में ये जगह थी, गजराज जी पगारिया, सुशील भाई पगारिया की ज़मीन थी। इसको हमने खरीदा, और ख़रीदने के बाद में इसके नक्शे बने, कुछ सिंगापुर से बने, कुछ नागपुर से बने, कुछ रायपुर से बने, कुछ हम लोगों की विचारधाराओं से जोड़ तोड़ हुई। इस तरह आज ये जैन भवन 2 बिल्डिंगें हैं, जिसके 13.5 एकड़ ज़मीन में इसका निर्माण है, और 62 कमरे इसमें हैं, डोमेट्री है, हॉल है, पार्किंग की 1000 गाड़ी की पार्किंग की जगह है, और आराम से 10 लाख रुपए में यहाँ शादी ब्याह निपट कर आदमी जा सकता है, जो सामान्य वर्ग का हो या बड़े वर्ग का हो। साफ सुथरा व्यवस्था, कहीं भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, शुद्ध शाकाहारी है,
और ये समाज के लोगों के द्वारा बनाया गया है। हम लोग 5-7 इसके ट्रस्टी जो देख रेख करते हैं, और हमारी मानसिकता ये है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा हो, सबको सहूलियत हो, समाज के काम आए। ये हर समाज के लोगों को, शाकाहारी समाज के लोगों को देने के लिए बना है। जैन समाज का ही नहीं है, जैन समाज के लोगों के लिए कुछ नियम कायदे हैं, लेकिन सब समाज को काम आए जो शाकाहारी है। और पूरे हिंदुस्तान में इस जैन मानस भवन की संस्था का गुडविल है। बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी सोच को आप आगे बढ़ा रहे हैं। सामाजिक सरोकार की चीज़ों के लिए हमेशा आप सबको प्रेरित भी करते हैं, पर आपकी में एक आदत देखा कि आप उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, कि आप हल्ला नहीं मचाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, काम कर दो, उसको लाभ मिल जाए। आप प्रचार वाले तंत्र पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। क्योंकि समाज का जो काम है वो मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मैं अपनी दुकान का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, उसका नाम कर सकता हूँ, लेकिन मॉडर्न मेडिकल, वैसायिक सहकारी बैंक, कपड़ा मार्केट, महालक्ष्मी का कपड़ा मार्केट या जैनम, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम 10 साल, 5 साल, 2 साल रहेगा जब तक मैं वहाँ के अध्यक्ष या किसी पोस्ट पे हूँ। समाज की सेवा करके मैं कोई नाम नहीं कमाना चाहता। अपनी दुकान और कार्य के पैसे से मैं नाम कमाना चाहता हूँ। समाज का काम अच्छा हो, ये मुझे अच्छा लगता है। नाम किसी का रहा नहीं है। 10 साल 20 साल रहेगा, लोग चले जाएंगे, किसका नाम रहेगा? ये सब चीज़ सोच गलत है। नाम से कुछ नहीं होता। काम की पूजा है दुनिया में, नाम की पूजा नहीं होनी चाहिए। और आज समाज जब भी तरक्की करेगा जब सब लोग काम करेंगे। जी, व्यापारियों के हित की भी आप हमेशा बात करते हैं कि रायपुर व्यापार में काफ़ी बड़ा रहा है, पहले भी रहा है और अभी भी बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कई बार ये होता है कि व्यापारियों के हितों की जब बात आती है तो लोग जो है बढ़ जाते हैं। तो व्यापारियों के हितों के लिए एकजुट होना कितना जरूरी है? व्यापारी को एकजुट रहना चाहिए। व्यापार करने वाला जो व्यापारी है उसको स्वार्थ नहीं करना चाहिए। उस जब स्वार्थ में जाता है, गलत निर्माण में जाता है, जगह आगे पीछे बढ़ाने के चक्कर में जाता है, दुकान को 24 घंटा खुला रखने की बात करता है, ये सब स्वार्थ से व्यापार नहीं हो सकता। व्यापार नियमावली से होगा। व्यापार के हमारे कर्मचारियों को भी सुखद हो, शासन को रेवेन्यू भी हम बरोबर दें, बिजली का बिल दें, GST दें, प्रॉपर्टी टैक्स दें, जो भी शासन के नियम कायदे हैं उसका पालन हो। हम उस पालन के अंतर्गत काम को करें और हिम्मत के साथ करें। अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा व्यापार के साथ साथ हमारी ईमानदारी हमको सफलता दिलाएगी। हम लोग शॉर्टकट जाते हैं वो नहीं है। प्रशासन भी व्यापारी पे विश्वास रखे। हम लोग आपको देने वाले लोग हैं और हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कमा के देते हैं या वसूली करके देते हैं। प्रशासन की भी जवाबदारी है कि हम लोगों के जहाँ दुकानें, मार्केट है, वहाँ बाथरूम की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये सब बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब जो मुख्य जगह है वो हो जाती है, बाकी जगह नहीं होती, क्योंकि कचरे का निकलना अब बहुत ज़्यादा होने लग गया। प्लास्टिक का युग आ गया, बहुत गंदगी बढ़ गई। और हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक के सामान का उपयोग कम करें। अब ये पानी वगैरह पीने के साधन नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम उसकी बोतल को हम कचरे के बॉक्स में फेंकें, नाली में नहीं डालें। यह विवेक आम नागरिक का होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा करने से नहीं होगा। ये हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक के सामान को कहाँ डालना, कहाँ नहीं डालना। लेकिन प्रशासन जो साधन आवश्यक हैं वो करने को सक्षम है और करना चाहिए। और मेरा निवेदन ये है कि प्रशासन सिर्फ अपने आदमियों से या सरकारी कर्मचारियों से ही काम नहीं कराए, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं के लोगों से भी जोड़े। हमारी मूल अपराधी की समस्या मैं बताऊंगा, अधिकारी नहीं बता सकता। जहाँ खंबे गलत लगे हैं, जहाँ मोड़ने में तकलीफ है, जहाँ बाथरूम नहीं है, ये आपको वहाँ के संगठनों से बात करनी चाहिए। आप वहाँ से बना के या भेज देते हैं यहाँ ये बनेगा वो बनेगा, मेरे ख्याल से वो सही नहीं। आपको बनाना है किसके लिए? सहूलियत के लिए, आम जनता के लिए, व्यापारी के लिए। उससे पूछताछ होनी चाहिए। कहीं भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए शासन के खर्च हो रहे हैं, उसका उपयोग होना चाहिए। सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाना है। हर जगह ओवरब्रिज बन रहे हैं, उससे नीचे के दुकानदार खत्म हो जाएंगे, रहने वालों के आवाज़ें बढ़ जाएगी, घर की शांति कम हो जाएगी। थोड़ा इस पर चिंतन कीजिए। बहुत ज़्यादा विकास, अति विकास भी हमें सबको कमज़ोर कर रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। विकास होना चाहिए सहूलियत के लिए, समझदारी के लिए, व्यवस्था के लिए, और लोगों से राय लेनी चाहिए। सिर्फ आप 10-5 आदमी राय लेके अपना बनाते हैं, मेरे ध्यान से वो 100% गलत निर्णय लेते हैं, जो कि वह बोल नहीं पाता आदमी आपके सामने, क्योंकि आप शासन प्रशासन में बैठे हैं। मैं बोलूँगा तो आप मेरे को परेशान कर देंगे, मेरे हवा निकालने के लिए आप तन मन लगा देंगे। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि जहाँ जो रहता है
उसके सुझाव के साथ काम करना चाहिए। काम आप करिए, लेकिन उसकी व्यवस्था रहने वाले वहाँ के रहवासी से पूछ के होनी चाहिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। जी, बहुत अच्छी बात आपने की धालीवाल जी। आपने बिजनेस जब शुरू किया तो आपने अपना रोल मॉडल किसे बनाया? किस व्यापारी को आपने अपना रोल मॉडल बनाया? रोल मॉडल नहीं बनाया मैंने कभी। मैंने अपने दिमाग से, अपने उत्साह से सारे काम को किया है। मेरा एक जिद्दी स्वभाव है, मैं दूसरे की बात कम मानता हूँ। अपने कार्यक्रम करने के लिए अपने चिंतन से ही काम करता हूँ। मैंने कोई रोल मॉडल नहीं बनाया, ना तो कोई व्यापार के लिए और ना ही इन सामाजिक कामों के लिए। अब मैं सोचूंगा स्टेट बैंक से मैं कॉम्पिटिशन करूंगा तो ये मेरी भूल है। मुझे छोटे रूप से काम करना है, बढ़ता चला जाएगा। मेरे को लगन होनी चाहिए। हर आदमी को एकदम हाई सोचेगा तो सफलता नहीं हो सकती। हर आदमी धीरे धीरे ऊपर आया, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो या कोई भी हो, एक दिन में ऊपर नहीं आए हैं। इसलिए रोल मॉडल नहीं, हमारा चिंतन होना चाहिए कि हमको व्यापार को बढ़ाना है, उस तरीके से हमको करना है। हम किसी तेज गाड़ी के पीछे तेज गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। मेरी कैपेसिटी क्या, उसके हिसाब से मुझे गाड़ी चलाना है। मुझे तेज गाड़ी से कोई मतलब नहीं। गौ सेवा को भी आप जो है बड़ा समय देते हैं, अपने जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गौ सेवा का एक इतिहास है कि मेरे पिताजी जब हलवाई में रहते तो वहाँ भी 15-20 गाय थी और छाछ हम लोग वहाँ पर आजू बाजू के लोग, अन्य लोग आके छाछ लेके जाते थे। उसी परंपरा से हम जब सिविल लाइन में रहने लगे वहाँ भी करते थे। आज खमांडी में भी रहता हूँ, मुझे इतनी दूध की ज़रूरत नहीं है। 70-75 लीटर दूध होता है। 4 मंदिरों में रोज मेरा आदमी दूध पहुँचाने जाता है और करीब करीब 80-90 लीटर छाछ होती है। तो जो हमारे गेट में वहाँ चौकीदार उसको बांटता है, लोग आते हैं, स्कूल बस वाले आते हैं, ऑटो वाले आते हैं और बस्ती के लोग आते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। यह दिखाने या प्रदर्शन के लिए नहीं है, पिताजी के ज़माने से चल रही है। जब तक जो संजोग है हम उसको कर रहे हैं। जितने दिन निभ जाएगा उतना अच्छा है। करीब करीब ये 60-70 साल से निभ रहा है और ईश्वर की, गुरु की कृपा रहेगी तो हमारे बच्चे भी इसको करेंगे और करना ही चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा लगता है, सेवा होती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 की जगह 10 बच्चे हैं घरों में तो उनकी भी तो सेवा होती है ना। बहुत अच्छा। तो ये माँ है, इसको मैं तो माँ के रूप में मानता हूँ। मेरी माँ नहीं है लेकिन मैं गाय को अपनी माता मानता हूँ। इसकी सेवा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। जो जैसी व्यवस्था कर सकता है, 1 गाय, 2 गाय, 10 गाय, उसको रखना ही चाहिए। ये हमारे लिए अच्छी है, शुभ है और ये माँ है। बहुत अच्छी बात आपने कही। पुराने मित्रों के बारे में बताएं। जब हलवाई लाइन से की बात करें, यहाँ सबके पुराने मित्र जो आज भी आपके साथ हैं। पुराने मित्र मेरे बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। एक बात गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे उनके साथ आर्थिक संबंध कभी नहीं रहे। प्रेम, व्यवहार, घरेलू बात, घरेलू कार्य करने के रहे। अर्थ के रूप में कभी उनसे हमारा संबंध नहीं रहा। मेरे 10-15 दोस्त स्कूल के समय भी थे और स्कूल के अलावा भी जो आजू बाजू पड़ोस में रहते थे, आज भी सब हैं। सबसे बहुत प्रेम भाव है और हम सब आज भी टेलीफोन के माध्यम से ज़्यादा मुलाकात होती, मिलना जुलना कम होने लग गया। लेकिन बात रोज़ प्रायः 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन रोज़ होती है। लेकिन हम सब लोग बहुत हैप्पी हैं। उनका भी परिवार अच्छा है, मेरा भी अच्छा है और दुख सुख के हम लोग साथी हैं। सारे मित्रों में किसी में भी कोई दाग नहीं है, कोई तरह का व्यसन नहीं है और हम लोग मिलते जुलते ना भी रहें तो भी हम लोगों में प्रेम बहुत है। और दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसकी कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। दोस्त हर आदमी को होना ही चाहिए, जो कि हमारे लिए जीवन में बहुत उपयोगी है। हमारे साथ थे धाड़ीवाल ग्रुप से महेंद्र धाड़ीवाल। धाड़ीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। किस तरीके से आपने रायपुर में व्यवसाय किया, किस तरीके से समाज सेवा को आपने आगे बढ़ाया, इन तमाम बातों के बारे में आपसे चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना और जो मैं कह सकता था वो कहा और मेरे जीवन में यही एक सफलता है कि हर व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक काम में ऊंचाई पाए। इसी संदेश के साथ सादर प्रणाम।